हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया, एकदम आनंद में हो? आ जाओ, सभी आ जाओ करें। और जिनको कमेंट करके मन की निकाल लिए कर लो बस जल्दी से। ज़्यादा टाइम बाद में। मस्त है सर। सानवी कैसे? बढ़िया, एकदम शानवी बढ़िया, आ जाओ। हाँ, एनर्जी वाला पूरा हो गया तब तो खनिज संपदा आ गई। तो वो परसों पहले दिन एक टॉपिक पढ़ाया था। कौन सा? एकीकरण का। तो जो ना एक बच्चे ने मैसेज किया मेरे को, सर ऐप पर भी इतने अच्छे से एक क्लास ले ना। मैं क्या, ठीक है। तो फिर बाद में मैंने कल क्लास नहीं ली। मैं कहा ए पढ़ो के लिए भी एक स्पेशल क्लास लेते हैं खनिज की। कहा सर एकीकरण में तो आपने बहुत ही ऐसे मतलब है, हाँ तगड़े तगड़े फोटो वोटो लगाई। मैसेज तो कर ही देते हैं मेरे को ऐसे, रुकते थोड़ी हैं। चलो भाई, सही बात है। तो तुम लोगों के लिए वैसे ये टॉपिक है ही इतना चैलेंजिंग कि इसके अंदर हम लोगों को जो है वो और अच्छे से जो है वो। आ जाओ आ जाओ। बुस्टर ने धूम मचा रखी है ऐसा। तो ये आपका खनिज का टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और खनिज का टॉपिक हर एग्जाम में दो प्रश्न मिनिमम, दो प्रश्न मिनिमम। तो आज और कल का टाइम लगेगा, और हो सकता है तो परसों का भी टाइम लग जाए। तो टाइम तो लगेगा, 3 क्लास होएगी। तैयार हो? ठीक है। ऋतिराज सर ने आज हिस्ट्री पूरी करवा दी। चलो ठीक है, तो अब इको पॉलिटी चालू कर दें अपन। एक और पॉलिटी चालू कर देंगे 1 तारीख से। तैयार हो गया सब? तो आ जाओ फिर बाद में राजस्थान में खनिज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो है वो दोस्तों उसके बाद इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब हम खनिज संपदा के बारे में बात करते हैं। कमेंट सेक्शन बंद कर देता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत शानदार क्लास है ये टॉपिक ऑलमोस्ट 3 क्लासेस की होंगी। अभी एक क्लास, एक कल और एक परसों, मतलब संडे तक ये टॉपिक होगा। अच्छा टॉपिक है, 2 प्रश्न जनरली आते ही हैं। आपको इसमें फैक्ट भी आने चाहिए, खनिज का भी पता होना चाहिए, खनिज से संबंधित संस्थाएं भी पता होनी चाहिए, आपको धात्विक खनिज भी पता होना चाहिए, आपको जो है वो लो खनिज, अलो खनिज, अधात्विक खनिज, बहुमूल्य पत्थर, मिट्टी, भाटा भूटा सो क्यों याद होना चाहिए था। सब कुछ, एवरीथिंग। अगर हम लोग बात करें खनिज के बारे में, तो देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान बहुत पॉपुलर है। इसी की वजह से ये इतनी डाइवर्सिटी है, इतने प्रकार के हमारे खनिज मिलते हैं। तो दोस्तों इस वजह से राजस्थान जो है वो, दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पर खनिज विविधता में 1 नंबर पर है। खनिज विविधता में 1 नंबर पर है। भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति प्रकार के अपने यहाँ पे खनिज मिलते हैं। तुम चाहे वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, हाँ डोलामाइट, जो जितने खनिज है ना सारे अपने यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए राजस्थान को खनिज का अजायब घर या खनिज का संग्रहालय कहते हैं। खनिज का अजायब घर या खनिज का संग्रहालय कहते हैं। राजस्थान भंडारण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो राजस्थान का खनिज में दूसरा स्थान है। भंडारण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो राजस्थान का खनिज में दूसरा स्थान है। क्योंकि अरावली क्षेत्र जो है वहां सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसलिए अरावली को खनिज का भंडार गृह कहा जाता है। अरावली को क्या कहा जाता है? खनिज का भंडार गृह कहा जाता है। अरावली को क्या कहा जाता है? खनिज का भंडार गृह कहा जाता है। याद रखें, एक एक डाटा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 10 से जो पीपीटी है ना उनमें तो डाटा ही डाटा है। तो अगर हम खनिज विविधता के आधार पर देखें तो दोस्तों हम खनिज विविधता में पहले स्थान पर हैं। और दोस्तों इसीलिए खनिजों का अजायब घर या संग्रहालय कहते हैं। अजायब घर या संग्रहालय जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम भंडारण में 2 नंबर पे हैं। और मैक्सिमम भंडारण जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैक्सिमम भंडारण आपको जो अरावली में ही मिलेगा। खनिज ऑलमोस्ट अरावली में मिलेंगे। अपन जब खनिज पढ़ेंगे तो आगे देखना आप लोगों को आनंद आने वाला है। खनिज के अंदर आप लोगों को ऐसे पता चलेगा कि हाँ भाई, खनिज जो है उसके अंदर अरावली के इस पोर्शन में ये मिलता है, इस पोर्शन में ये मिलता है, इस पोर्शन में ये मिलता है। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं तुम्हारे कि आपके दक्षिण अरावली में सीसा जस्ता चांदी ज्यादा है, मध्य अरावली में आपको जो है वो लो एस्क ज्यादा मिलेंगे, उत्तरी अरावली में आपको तांबा ज्यादा मिलेगा, उत्तरी अरावली को तांबा ज्यादा मिलेगा।
बढ़िया आनंद आने, टेंशन फ्री हो गया। पर शुरू के 15-20 मिनट खनिज तुम्हारी इच्छा हो रही जल्दी से गुरुजी लो का बता दो, तो ऐसे नहीं है भाई, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सर कौन सी बुक में टॉपिक है ये? हमारी आपको जो है वो पीडीएफ मिलेगी, उसी में मिलेगा। हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी की किताब एक बार नहीं आएगी, एक बार नहीं आएगी, आपको सारी किताबें मिल जाएगी, आपको जो है वो दोस्तों जो है वो कंप्लीट तरीके से नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे इस टॉपिक के लिए ना प्रॉपर 5-7 घंटे में टाइपिस्ट के पास बैठा हूं, तो उस बात की लाज रख लेना, थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये चैलेंजिंग पोर्शन है, वो आपको समझ में तभी आएगा जब आपका भी फोकस मेरे जितना ही होगा। ठीक है, श्योर? करें स्टार्ट। तो दोस्तों हम बात करते हैं, हमारे यहां पर जो है विविधता के मामले में हम 1 नंबर पर हैं, विविधता के मामले में हम 1 नंबर पर है। कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? हमारे 81 टाइप के खनिज मिलते हैं। हमें कितने प्रकार के? हमारे यहाँ 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिज जो है वो हमारे यहाँ मिलते हैं, वो बात अलग है, 58 निकालते हैं। इसलिए दोस्तों जो है वो याद रखें आप, विविधता में हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो 1 नंबर पर हैं। क्लियर? उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आपके यहां पर कि हम जो है वो भंडारण में 2 नंबर पर हैं, और खनिजों का भंडार गृह अरावली को कहते हैं। उत्पादन में हम जो है वो तीसरे स्थान पर हैं, और धात्विक खनिजों का तो 15% जो आपके धात्विक है, अधात्विक का दोस्तों जो है वो 25%, और अन्य खनिजों का तो 60%। धात्विक का 15%, अधात्विक का 25%। और खनिजों की आय में राज्य जो है वो तीसरे स्थान पर है। आय में जो है वो राज्य क्या है दोस्तों? तीसरे स्थान पे। तो इन डाटा को कैसे याद करें? पहले पता तो कि गुरुजी धात्विक क्या होते हैं, अधात्विक क्या होते हैं, पता तो होना चाहिए ना, पहले पता तो होना चाहिए। तो अभी आप लोगों को केवल और केवल जो है वो दोस्तों जो है वो 4 ही डाटा याद रखने हैं। और 4 डाटा कौन कौन से याद रखने हैं? कि गुरुजी विविधता में 1 नंबर पर हैं, डाइवर्सिटी में गुरुजी 1 नंबर पर है, लेकिन जो है वो भंडारण में गुरुजी जो है वो 2 नंबर पर हैं। उत्पादन में निकालेंगे उतना ही पैसा प्राप्त करेंगे, और आय में 3 नंबर पर हैं, आय में 3 नंबर पर हैं। और सर जो है वो राजस्थान को तो कहते हैं खनिज का, राजस्थान को कहते हैं खनिज का अजायब घर, अजायब घर है, या दोस्तों संग्रहालय, या दोस्तों आपका संग्रहालय। और अरावली को कहते हैं खनिज का भंडार गृह, अरावली को कहते हैं खनिज का भंडार गृह, खनिजों का भंडार गृह, क्योंकि जनरली खनिज आपके इसी क्षेत्र में मिलते हैं। वेयर हाउस है जी एक तरीके से, इंटरेस्ट डेवलप करो तुम लोग। मीनाक्षी जी इतने कॉपी पेस्ट नहीं करने। ओके जयपाल सिंह जी थैंक यू थैंक यू। विविधता में प्रथम भंडार, कोई स्टूडेंट एक बार मतलब कमेंट सेक्शन में लिख दे तो बार बार नहीं लिखना, बार बार नहीं लिखना। हाँ, क्यों बाद में बिना मतलब ब्लॉक हो जाओगे, तो फिर अनब्लॉक कैसे करूँगा मैं? आज तक मैंने किसी को अनब्लॉक नहीं किया, अब तक रिकॉर्ड है मेरा ऐप पे, अब तक का रिकॉर्ड है, अब तक मैंने सिंगल आदमी को अनब्लॉक नहीं किया। तो अब देख लो, अगर तुम लोग उस लिस्ट में आना चाहते हो तो, अगर उस लिस्ट में आना चाहते हो तो एक भी बता दो मेरे को अब तक जिसको ब्लॉक किया है उसको वापस अनब्लॉक किया है। तो ऐसी लिस्ट में मत आओ तो बढ़िया है। आज अब बात करें दोस्तों आर्थिक समीक्षा के कुछ डाटा पढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा के कुछ क्या पढ़ते हैं? डाटा पढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा के डाटा क्या कहते हैं? इको सर्वे में पढ़ा था हम लोगों ने। आर्थिक समीक्षा की डाटा कहते हैं कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं, और गुरुजी उनमें से 58 प्रकार के खनिज का हम उत्पादन करते हैं। 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं और 58 का उत्पादन होता है, तो 58/81 लिख दो। 81 में से 58 निकाल लें, फेवरेट क्वेश्चन आरपीएससी का। उसके बाद में हमारा टारगेट था कि हम जो है वो 8500 करोड़ रुपए जो है वो इस साल कमाए, लेकिन फिर भी 7400 करोड़ तो हमने कमाई लिए। ठीक है, ये तो प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर याद रखें दोस्तों आपके यहां पर हमने स्थिर कीमत में हमारे खनन क्षेत्र का योगदान 3.21 है, प्रचलित पर 3.38 है,
प्रचलित पे क्या है दोस्तों आपका 3.38 है, प्रचलित पर 3.38 है, 3.21 3.38, ये जरूर याद होना चाहिए क्योंकि ये इको सर्वे में था, ये आपका जो इको सर्वे में था, क्योंकि इको सर्वे वाले से डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से पूछ लेते हैं, पहले पेज से ही पूछ लें। तो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में लिखें कि हमारे यहाँ पे स्थिर कीमतों पे 3.21, प्रचलित कीमतों पे 3.38, स्थिर कीमतों पे खनन क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना है, स्थिर कीमतों पे 3.21, स्थिर कीमत पे दोस्तों जो 3.21% ऑफ जीडीपी, और प्रचलित कीमत पर अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जो है वो कितना है 3.38% जो है वो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान है। और याद रखने वाली एक चीज और है, याद रखने वाली एक चीज और क्या है कि 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं और 58 का हम उत्पादन करते हैं। इतने प्रकार के खनिज हमारे यहाँ हैं, 58 का आज के दिन हम उत्पादन कर रहे हैं, और 8500 करोड़ का हम लोगों ने टारगेट रखा था, 7400 करोड़ लगभग हम लोगों ने प्राप्त कर लिए। लेकिन ये तो चलो नहीं पूछेंगे, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये याद करो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक एक चीज इंपॉर्टेंट, सबका आ जाएगा, प्रधान खनिज, अप्रधान खनिज, डट जाओ सुमन जी, धीरे धीरे ठाठार खाओ। स्टार्टिंग में इस टॉपिक के साथ एक ही समस्या है, बहुत ज्यादा फैक्ट है, और जहां बहुत ज्यादा फैक्ट होते हैं वहां धीरे 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 अधर अधर चालो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर। 3.21 आपके यहाँ पे स्थिर कीमतों पे कांस्टेंट प्राइस पे राज्य की अर्थव्यवस्था में अगर 100 रुपए का टोटल योगदान है, 3.25 रुपये आपने अठाऊ आवे, 3.21 हो चाहे 3.38 हो, 3.25 रुपए जनरली जो है वो दोस्तों जो है वो वापस। या दीपक जैसे हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था अगर 100 रुपए की है अगर स्थिर कीमत पे, तो 3.21 रुपए का योगदान इनका है, ठीक है। और प्रचलित कीमत पे तो 3.38% का योगदान इनका है। अब एटलीस्ट जो है वो एक डाटा ये और याद रखना, यहां से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है निम्न में से कौन से खनिज का, राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है निम्न में से कौन से खनिज का, निम्न में से कौन से खनिज का, बोलो सीसा जस्ता, बोलो सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। हाँ, ये प्रश्न ये इको सर्वे के जो पेज हैं उसके स्टार्टिंग के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर आप और आपकी टीम बेस्ट पढ़ाती है, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे कमेंट छिपा करो। हाँ, अब क्या याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, ये इसलिए क्योंकि यहां से ये एकमात्र उत्पादक है, ये संपूर्ण उत्पादन, मतलब इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे मान लो 100% है तो उसका लगभग 100% यहां उत्पादन हो रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है कोई 0.1 है, 0.01 है, 0.02%, थोड़ा बहुत कहीं और भी होता हो। लेकिन सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट तो हमारे यही होता है, हमारे यहाँ कहीं, हमारे अलावा कहीं नहीं होता। और ये आया हुआ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज का राजस्थान एकमात्र उत्पादक नहीं है, एकमात्र उत्पादक नहीं है, एकमात्र उत्पादक नहीं है। सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। अब बताओ ये फोटो किसकी है, ये सीसा जस्ते की है, सेलेनाइट की है या वोलेस्टोनाइट की है? हाँ बताओ, सीसा जस्ता की है, सेलेनाइट की है या वोलेस्टोनाइट की है? ये किसकी है? तो कई मार लो, मैंने भी आज ही लगाई है। किसकी है ये? सीसा जस्ता की है, सेलेनाइट की है, वोलेस्टोनाइट की है? क्या बात है, पूजा जी ने एकदम सही मारा है तुक्का। क्या सीसा जस्ता की नहीं है, सेलेनाइट की भी नहीं है, वोलेस्टोनाइट की है ये फोटो। हम देखेंगे वोलेस्टोनाइट का किस किस में काम आता है। तो सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। और संपूर्ण उत्पादक चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का ऑलमोस्ट उत्पादन, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। लिखो एक बार, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हाँ, ऐसा ही जिप्सम होता है। वैसे तो सारे ऐसे ही होते हैं, शुरू में ऐसे दगड़ ही निकलते हैं बाटा ही, फिर उसमें से पता चलता है कि ये सोना है, ये चांदी है, ये कैल्साइट है, ये सेलेनाइट है, ये वोलेस्टोनाइट है।
तो अपन तो क्या दगड़ निकालना पड़े, आंख देख लो जहाँ काम चाल जा, नहीं तो बाटम गुण मात हमारे। तो सब एक जैसे ही लगते हैं स्टार्टिंग के अंदर। थोड़ा आप तो जो है वो ये फोकस रखो। इसमें तो एकमात्र उत्पादक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चांदी कैल्साइट जिप्सम भी आप याद कर सकते हैं। चांदी कैल्साइट और जिप्सम तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चले आगे, चलो तो फिर आगे चलते हैं, आगे ध्यान देते हैं। अब तुम बहुत बार पढ़ते हो ना, प्रधान खनिज क्या होता है, अप्रधान खनिज क्या होता है, आती है ना ऐसे बातें। प्रधान खनिज क्या होता है, अप्रधान खनिज क्या होता है, ऐसा नाम सुनते हो तुम लोग। तो प्रधान खनिज क्या होता है, अप्रधान खनिज क्या होता है, इसके बारे में भी मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ताकि गलती नहीं हो। प्रधान खनिज वे होते हैं जिनसे संबंधित सारे रूल केंद्र सरकार ही बनाती है। मतलब खनिज रियायत नियम जो आपके यहाँ जो मिनरल से रियायत नियम 1960 के अंतर्गत जो आते हैं जिनसे संबंधित पूरा का पूरा रॉयल्टी और नियम सारी केंद्र सरकार डिसाइड करती है, उसे तो प्रधान खनिज कहते हैं, उसे तो प्रधान खनिज कहते हैं। मुख्य आई बात। अप्रधान खनिज जिसके बारे में सारे नियम और रॉयल्टी राज्य सरकार डिसाइड करती है, जैसे आप खुद देखोगे राजस्थान अप्रधान खनिज नियम 2017, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में? आप लोगों ने पूछ ले प्रधान खनिज कौन से हैं, जो मेन आपके खनिज हैं वे खनिज है जो खनिज रियायत एक्ट 1960 के तहत आते हैं, जिसकी रॉयल्टी और नियम का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, जैसे तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, आयरन। हाँ, तुम्हें तो यही याद है, वो बीकानेर प्रधान मोतीलाल, ये लखन है तारा। ये भगवान, इन तो सद्बुद्धि दो जना। मैं सोचूं कोई क्लास में जो हमेशा यहाँ के लिए बात क्या करे, ए देख तू सारे दिन थोड़ा बहुत सुधार कर ले भाई, तू थोड़ा बहुत सुधार कर, तो बूस्टर अकेडमी पर बढ़ा है। हाँ, कोई काम की चीज देख लिया अगर ना, मेरी रील देख लिया अगर। अप्रधान खनिज के बारे में अगर हम लोग बात करें आपके यहाँ, ऐसे खनिज हाँ और भी आते हैं, कॉपर भी आएगा इसमें और भी आ जाएंगे, लेकिन मैं तो एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, अपने को रटना नहीं है। तो ये खनिज है प्रधान, और प्रधान ये प्रधान खनिज है, ये अप्रधान खनिज है, इनको पढ़ ले तो थोड़ा काम चल जाए। अप्रधान खनिज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इससे संबंधित रूल जो है वो खुद बना सकती है। हाँ, और 1960 के अंतर्गत आने का मतलब जो इस रूल के अंतर्गत आते हैं, जिनके लिए रूल के अंदर सरकार बनती है, मतलब जैसे तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, बॉक्साइट, मतलब ये प्रधान खनिज कहलाते हैं, मतलब ये इस एक्ट के तहत आते हैं, मतलब केंद्र सरकार इनके लिए नियम बनाती है। और बताओ कितने मतलब है। इतनी बात समझ में नहीं आती, भगवान भला करे तुम्हें गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़ना। हाँ, कल को तुम्हें किरचॉफ का लॉ पढ़ना पड़ता ना भाई साहब। भाई इस रूल के तहत जो आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके लिए रूल्स बनाती है, नियम बनाती है, रेगुलेशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के तहत जो टेंडर वेंडर होते हैं तब ये होते हैं। अप्रधान खनिज वे खनिज जिनके लिए रूल आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और हमने हमारा रूल बना रखा है राजस्थान अप्रधान रियायत नियम, राजस्थान अप्रधान रियायत नियम, जो कि कब आया 2017 में, जो कि कब आया 2017 में, जो कि कब आया 2017 में, जो कि कब आया 2017 में। आए बात करें, चलो ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं और जो बात करते हैं, अब एक जगह समेटते हैं फिर आगे चलते हैं, एक जगह समेटते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो खनिज की विविधता में हम 1 नंबर पर हैं, और जो है वो दोस्तों अलोह खनिज में हम 1 नंबर पर हैं। किसमें है? अलोह खनिज में हम 1 नंबर पर हैं। अप्रधान खनिज में हम 1 नंबर पर हैं। क्या गुरु जी अब बताओ लोह और अलोह खनिज क्या होते हैं? तो भाई इसकी भी एक जो है ना कैटेगरी है, ये बाद में बात करवाऊंगा। पहले बताओ मुझे ये बताओ, इतना किस किस को क्लियर है? इतना मामला किस किस को क्लियर है? विविधता में 1 नंबर पर, भंडारण में 2 नंबर पर, उत्पादन आय में 3 नंबर पर। राजस्थान अजायब घर अरावली भंडार गृह 3.21 और 3.38, 81 मिलते हैं, 58 निकालते हैं। प्रधान खनिज वो होते हैं, प्रधान खनिज वो होते हैं, प्रधान खनिज वो होते हैं जो दोस्तों जो है वो केंद्र सरकार जिनके लिए रॉयल्टी के नियम बनाती है, और अप्रधान खनिज वो होते हैं जिनके लिए राज्य सरकार जो नियम बनाती है,
और हमारी राज्य सरकार ने जो है वो नियम कब बनाए, लेटेस्ट नियम हमारी राज्य सरकार ने बनाए हैं वो 2017 है। इतना किस किस को क्लियर है? विविधता का अर्थ डाइवर्सिटी, कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं संजय? लेकिन संजय तो 12वीं तक कहीं पढ़ रहे हो फिर, मेरे तो वो पूछना था। कपिल जी मैं तो नहीं सुनो, देखियो बच्चों कहीं हो कोई और मत गया। कपिल जी मैं तो नहीं सुनियो नहीं देखियो, कोई कोचिंग में 10-12 घंटा क्लास चले। बहुत बहुत धन्यवाद अपने और अपनी टीम ने, धन्यवाद धन्यवाद। मैं सोचो कोई और मत है। हाँ विक्रम जी कह रहे हैं विविधता मतलब टाइप कह सकते हैं, नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को ये शब्द क्यों नहीं पता, विविधता डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हाँ बोतल चन पानी पीने टापर वाली बोतल आप पीने वर्ग चले क्या? हाँ कमेंट सेक्शन बंद कर दूं तुम्हारा, सर थोड़ा इंग्लिश में बोलो। ओके मैम, अभी डाइवर्सिटी के अंदर हम लोग जो है वो क्या है, 1 नंबर पे हैं, और स्टोरेज में हम 2 नंबर पे हैं, प्रोडक्शन और इनकम में हम 3 नंबर पे हैं। एकदम क्लियर। कांस्टेंट प्राइस पे 3.21% हमारे जीएसवीए में योगदान है, और मार्केट प्राइस में 3.38% हमारे जो है वो जीएसवीए में योगदान है। और अंग्रेजी में थोड़ी देर बाद हम बोलेंगे, ठीक है? अंग्रेजी में तुम्हें इक्वल पॉलिटी तो प्योर अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा। अब टाइप ऑफ अगर हम लोग खनिजों में चलें, ये और याद रखना है, सीसा जस्ता सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, हम 3 में इन दोनों को साथ ही माना जाता है क्योंकि ये संयुक्त जुड़वा खनिज है। चांदी कैल्साइट और जिप्सम, चांदी कैल्साइट और जिप्सम। अब चलते हैं आगे और एक काम की चीज और पढ़ते हैं। हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए? क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। इनके ऊपर खूब डिटेल में बात करेंगे हम लोग, इनके ऊपर खूब डिटेल में बात करेंगे हम। जैसे धात्विक खनिज के बारे में बात करें ना, एक होते हैं आपके यहाँ लोह खनिज, लोह खनिज का मतलब जिसमें चुंबकत्व का गुण हो। एक होते हैं अलोह खनिज जिसके अंदर दोस्तों हाँ चुंबकत्व नहीं हो, ठीक है? मैग्नेटिक अगर नहीं हो तो वो अलोह खनिज है, मैग्नेटिक अगर जो है वो उसके अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशन है तो लोह खनिज है। एक होते हैं अधात्विक खनिज, जैसे दोस्तों आपके यहाँ पे अब्रक, जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटास, एस्बेस्टोस, फेल्सपार, फ्लोरस्पार, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर। एक होते हैं एटॉमिक खनिज, जैसे आपके यहाँ यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम। एक होते हैं ऊर्जा खनिज, एनर्जी जो मिनरल्स होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। एक होते हैं बहुमूल्य खनिज, जिसमें दोस्तों आपके हीरा, पन्ना, तांबड़ा, फिरोजा। एक होते हैं क्ले, मतलब आपके यहाँ मिट्टी, बॉल क्ले, फायर क्ले, ब्लीचिंग क्ले, हाँ ब्लीचिंग पाउडर। ओके एक होते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे एकाधिकार वाले खनिज, जो अपने यही होते हैं जनरली, वोलेस्टोनाइट, तांबड़ा, सेलेनाइट, जास्पर, ये जनरली अपने पास ही है। और अन्य खनिज जैसे ग्रेनाइट हो गया आपका, आपके यहाँ घिया पत्थर, इमारती पत्थर, सिलिका सैंड, कैल्साइट, डोलामाइट, हाँ वेंटोनाइट, क्वार्टेजाइट, सेलेनाइट, ये सब हम पढ़ेंगे। ये कई टाइप होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आज टारगेट जो कर रहे हैं, हम आज जो टारगेट सबसे पहले हम लोग जो कर रहे हैं वो कौन से पे कर रहे हैं? सबसे पहले हम देखना चाहते हैं धात्विक खनिज। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? धात्विक खनिज के बारे में पढ़ते हैं कि धात्विक खनिज के मामले में जो है वो क्या क्या जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर है। धात्विक खनिज जो है वो दोस्तों याद रखें, एक निश्चित संरचना में धातुओं के एक या अधिक रूप वाले खनिज धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक लोह खनिज जिनमें आपके यहाँ चुंबकत्व का गुण अगर पाया जाए तो वो लोह खनिज है, जैसे खुद आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, क्रोमियम, टंगस्टन, क्रोमियम। वे खनिज जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता, जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता, वे खनिज क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे? अलोह खनिज। जैसे फॉर एग्जांपल तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, सीसा जस्ता, बॉक्साइट, प्लेटिनम, ये आपके कहलाते हैं अलोह खनिज। तो हम आज सारे के सारे जो आपके मेटल धात्विक खनिज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
पहले आपको समझना पड़ेगा कि लोह खनिज वे हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। जैसे आयरन में चुंबक का गुण पाया जाता है, मैग्नीज में पाया जाता है, निकल में पाया जाता है, कोबाल्ट में पाया जाता है, टंगस्टन में पाया जाता है, क्रोमियम में पाया जाता है, तभी इनका उपयोग होता है। टंगस्टन का भी उपयोग देखते हो आप लोग, क्रोमियम के तार का उपयोग भी देखते हो, निकल कोबाल्ट का भी। और अलोह खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाया जाता, चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता, जैसे तांबा हो गया, आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सीसा जस्ता हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये हो गया। हम आज पढ़ेंगे हमारे प्रमुख धात्विक खनिज को, एक एक को हम लोग जो आज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोह ऐश के बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? लोह ऐश के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। लेकिन अब तक जो पढ़ा है उसको एक बार एक जगह करो और फिर बाद में जो आगे चलो। अब हम देखो ध्यान देते हैं यहाँ पे कि खनिज विविधता में एक नंबर पर है, अलोह खनिज में एक नंबर पर है, और अप्रधान खनिज में एक नंबर पर है। अब कोई कुछ प्रधान खनिज में अगर टॉप 3 में नहीं है तो फिर बात ही नहीं करेंगे, जिनमें टॉप 3 में उनमें बात करेंगे। तो विविधता में एक नंबर पर है खनिज, विविधता में हम क्या है? एक नंबर पर है। अलोह खनिज के अंदर में एक नंबर पर है, और जो है वो दोस्तों आपके यहां पर है, याद रखे, अप्रधान खनिज एक नंबर पर है। और हाल ही में जो खदानों की नीलामी हुई है, जो खदान की नीलामी हुई है, उसमें हम एक नंबर पर हैं। उसमें हम क्या है? एक नंबर पर है। ये तो हम एक नंबर पर हैं। उसके अलावा दोस्तों खनिजों के भंडारण में हम लोग जो है वो 2 नंबर पर हैं। भंडारण में हम क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे? 2 नंबर पर हैं। तो भंडारण में हम खनिज के भंडारण में हम लोग क्या है? 2 नंबर पर हैं। और आय और उत्पादन में हम लोग, आय और उत्पादन, आय और उत्पादन में हम लोग जो है वो 3 नंबर पर है। और जो अलोह खनिज हैं उसमें हम लोग जो है वो 4 नंबर पर है। सॉरी, लोह खनिज, लोह खनिज में हम क्या है? 4। अलोह में तो 1 नंबर है, 4 नंबर पर है। इतना याद करना पड़ेगा आपको, इतने डाटा आपको एटलीस्ट याद करने पड़ेंगे, तब जाके ये टॉपिक जो स्टार्ट होगा, तब जाके टॉपिक आपका जो है स्टार्ट होगा। इतने आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में हम एक एक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे, सबको याद करेंगे, आपको याद करने ही है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 पेज में तो इसके शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपके। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका मेवाड़ का इतिहास एक तरफ और खनिज का टॉपिक एक तरफ। ये मान लो आप, अगर आप खनिज, वन्य जीव और सिंचाई को मिला लेते हो ना, तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक तरफ, ये 3 टॉपिक एक तरफ। हाँ, और आप जो ये आपकी ये जो 3 टॉपिक है ना, सब्जेक्ट से ही बड़े हैं। ऐसे मान लो 4-5 टॉपिक मिल जाए तो एक सब्जेक्ट ही बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए इनको तो प्रतिदिन पढ़ना है, रिवीजन करना ही है, प्रतिदिन पढ़ना है और रिवीजन करना ही है। ठीक है, तो यह आप लोगों को याद रहना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों किस किस के अंदर, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग 1 नंबर में किस किस के अंदर है? विविधता में 1 नंबर पर है, अलोह खनिज में 1 नंबर पर है, अप्रधान खनिज में 1 नंबर पर है। क्लियर? और उसके साथ साथ नीलामी तो है। भंडारण के अंदर हम 2 नंबर पर हैं, आय और उत्पादन में हम 3 नंबर पर हैं, और लोह खनिज में हम लोग जो है 4 नंबर पर हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सीसा जस्ता सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, सीसा जस्ता सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट एकमात्र उत्पादक है, एकमात्र उत्पादक है। संपूर्ण उत्पादन अगर हम लोग देखें, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, और
अगर आप देखें कि लौह खनिज क्या होते हैं, अलोह खनिज वे खनिज हैं जिनमें चुंबकत्व नहीं होता, या लौह खनिज वे हैं जिनमें चुंबकत्व होता है। इतनी कहानी किस किस के समझ में आ गई? आगे चले। मेरे हिसाब से तुम पहली बार ये पढ़ रहे होंगे कि अभी तक एक भी खनिज को आके याद कराया को नहीं, काम की बात के अलावा भी इतनी चीज याद करवा दें। इंट्रोडक्शन में 30 मिनट लगी हैं, तो मेरे हिसाब से कौन कौन पहली बार इतना पढ़ रहा होगा? हाँ नहीं, अत्यार जनता करा दे खनिज का, चलो चलो हो गया, खनिज हो गया। पहले पृष्ठभूमि आप बना रहे हैं, पृष्ठभूमि नहीं बना रहा मैं, करंट अफेयर, इको सर्वे और टेक्निकल टर्म्स को साथ लेते हुए इनका एक बेस आपका तैयार हो जाए, ताकि आपको पता तो हो मामला ये है। दोस्तों थोड़ा जल्दी ज्वाइन करना। अब भी किसी को लगता है क्या कि हमारे कंटेंट के बाद में तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत है? तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, जितना एफर्ट हम हमारे कंटेंट पे लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप उसके बाद वैल्यू एडिशन मेंस के टाइम और अच्छे से करें। प्री में आपको अब ब्लाइंडली अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट पे जो है वो आपको फोकस करना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि आज अगर आरएस में कोई नोट्स बनाने बैठे हैं तो थारे ऐप के ऊपर डाउनलोड सेक्शन में डाले हुए नोट्स भी जनता उठा उठा के ले जाके है ना, मांग मांग के है ना अपने नोट्स बना रही है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा इस बार मेंस वाले टाइम में, जो पहली बार मेंस वाले टाइम में सामने आएंगे और आके बोलेंगे नया कंटेंट और बूस्टर का चिपकाएंगे, लेकिन वो भी बोले हैं कि हमने जो डाल रखा है वो केवल और केवल जो है वो इस भर्ती के लिए है। मेंस के लिए हमारी टीम वापस लग चुकी है और हम कुछ और अच्छा लेके आ रहे हैं। तब इससे ज्यादा और विश्वास क्या दिलवाया जाए? ये मैंने आज से 3 साल पहले कहा था 2 साल पहले मैंने प्रूव करके दिखाया था। बूस्टर के पहले नोट्स आने के बाद में कोचिंग इंडस्ट्री में आरएस में सबके नोट्स चेंज हो गए थे। हुए या नहीं हुए? तुम्हारे सामने करवा का माना था मैं। जिनको लगता था कि हमारे ही नोट सब कुछ है, जो मतलब छाती ठोक के कहते थे कि ये पढ़ लो तो इससे बाहर कुछ नहीं है, ये पढ़ लो तो इससे बाहर कुछ नहीं है, मैंने बाकायदा चेंज करवा के छोड़े। एक एक जने के लोगों को आके कहना पड़ा कि नोट्स में जो कमी है हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ा। और एक बार करने के बाद में जैसे ही तुम्हारी 3 बुक वापस आई है, वापस लोगों को करना पड़ा। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मेंस में वापस नोट्स चेंज करवा के छोड़ूंगा जनता है। क्योंकि हम जब तक बदलते नहीं रहेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तब तक जो है वो एग्जामिनर आपको पीछे छोड़ जाएगा। हर बार इतने क्वेश्चंस इसीलिए मिल पा रहे हैं कि हम अपडेट करते जा रहे हैं, हम इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। तो इस बार मेंस में देखना तुम लोग, एथिक्स में पढ़ाऊंगा तुम्हें, बहुत दिन हो गए तुम्हें, क्योंकि अब मैं एकदम फ्री हो गया ना। हाँ, अब बात करते हैं और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे अब जो है अच्छे से धात्विक खनिज पढ़ते हैं। अब जी लगा के एक एक खनिज पढ़ना है एटलीस्ट, ताकि मजा आए। सबसे पहले बात करते हैं लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में मिलता है। उत्तर पूर्व में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा, राज्य के उत्तर पूर्व में आपको दिखेगा, या राज्य के दक्षिण पूर्व में आप लोगों को जो है वो लौह अयस्क दिखेगा। ये आपको जो है वो यहाँ वाले पोर्शन में दिखेगा, या आपको जो है वो अलवर वाले में, झुंझुनू वाले में, नीम का थाना के अंदर थोड़ा बहुत इस साइड में, जयपुर की साइड यहाँ मिलेगा, या फिर दोस्तों आपको जो यहाँ मिलेगा। तो याद रखें हमारे यहाँ पर जो है वो सर्वाधिक अगर भारत में देखा जाए तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? हेमेटाइट प्रकार का लोहा जनरली जो है वो दोस्तों जो है वो पाया जाता है। वैसे अच्छा मैग्नेटाइट होता है, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट पाया जाता है। हमारे यहाँ कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट पाया जाता है। राजस्थान में पहला लोहे का परिष्करण संयंत्र पुर की पहाड़ियां भीलवाड़ा में जिंदल ग्रुप वालों ने लगाया था। पहला, सबसे पहला लोहे का जो परिष्करण संयंत्र लगाया था पुर भीलवाड़ा में लगाया गया था।
हमारे यहाँ पर हेमेटाइट ही पाया जाता है, मैग्नेटाइट नहीं पाया जाता। हेमेटाइट मैग्नेटाइट से थोड़ा सा कम स्तर का लोहा है, जिसके अंदर लोहांश लगभग 50 से 60 के बीच में रहता है। आपने 10th तक में पढ़ा होगा कि कितने प्रकार के ऐश होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट पाया जाता है। उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। ये जरूर याद रखें कि सबसे पहला संयंत्र हमारे पुरकी पहाड़ियों में जिंदल ग्रुप वालों ने जो है वो दोस्तों लगाया था, भीलवाड़ा में। जब हम आगे चलें तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जो है वो, एक सेकेंड, कट कैसे स्क्रीन, अब सही है। हाँ, सबसे पहले ये 4 जिले पढ़ने की कोशिश करो और फिर आगे चलेंगे। अगर हम लोग जो है वो देखें तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि उत्तर पूर्व के अंदर आपके जयपुर ग्रामीण में मोरिजा बानोला, बागावास, तातेरी क्षेत्र है। जनरली पहले भी याद करते थे, काफी फेमस है। जैसे ही आप चोमू से निकलेंगे तब आपको मोरिजा बानोला, बागावास, तातेरी तो जनरली याद है। बामोनी तेतरी याद कर लो, हम तो याद ये करते थे मोरिजा बानोली, हाँ, तातेरी बागावास, मोरिजा बानोला, तातेरी बागावास, मोरिजा बानोला और तातेरी बागावास। जैसे ही अगर आप चौकदा नंबर से निकलेंगे, सिक्कर रोड की तरफ निकलेंगे तो आपको सबसे पहले ये दिखेगा। दिखेगा क्या? देखा है किसी ने? मोरिजा बानोला का बोर्ड बना हुआ दिखेगा, देखा? मोरिजा बानोला, तातेरी बागावास, देखा होगा। जयपुर के अंदर जो मेन जगह है आपके यहाँ पर है, आपके जयपुर ग्रामीण में, जब आप सीकर की तरफ इस रूट पे जाते हैं तो यहाँ आपको मोरिजा बानोला मिलेगा, हाँ, और मोरिजा बानोला, तातेरी बागावास। ओनली बोर्ड दिखा है, बोर्ड ही मन दिखा है, तब मैंने तुम्हें बता दिया। आगे मैं भी नहीं गया मोरिजा बानोला, तो एक बार जो सभी लिख दो मोरिजा बानोला, तातेरी बागावास, ये बोमानी अपने आप आ जाएगा। फिर मोरिजा बानोला, बागावास, तातेरी, इसके बजाय मोरिजा बानोला, तातेरी बागावास, मोरिजा बानोला, तातेरी बागावास। चितवाड़ी रोड पर है क्या? चलो बढ़िया है, ओके। फिर दौसा में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा नीमला रायसेला। दौसा में क्या मिलेगा? नीमला रायसेला। पहले जो है वो दोस्तों झुंझुनू में पढ़ते थे डाबला सिंगाना, डाबला सिंगाना, डाबला सिंगाना पढ़ते थे, लेकिन अब सिंगाना तो झुंझुनू में बच गया। सिंगाना तो कहां पड़ा? बुआना, सिंगाना, ये तो झुंझुनू में। डाबला नीम का थाना में आ गया। डाबला कहां आ गया? नीम का थाना में आ गया। डाबला कहां गया? नीम का थाना में। ये अन्य जो है ना वो भी तुम देख लेना, मैं याद करवाऊंगा, जो जो काम के हैं अन्य भी याद करवाऊंगा। जनरली पहले हम जब पढ़ा करते थे तो जयपुर के अंदर एक चीज पढ़ा करते थे, तो वो कौन सा था आपका? मोरिजा बानोला और तातेरी बागावास। जब हम दौसा की तरफ देखा करते थे तो यहां मिलता था नीमला रायसेला, और जब हम झुंझुनू में देखते थे तो कौन कौन सा? एक तो सिंगाड़ा क्षेत्र है और एक डाबला। तो अब ये पोर्शन नीम का थाना में आ गया, इधर वाला ये पोर्शन किस में आ गया? नीम का थाना में। तो ये डाबला अब नीम का थाना में है। डाबला किस में? अब नीम का थाना में। डाबला सिंगाड़ा, पुराने वालों को याद आ रहा होगा। तो सिंगाड़ा अब भी झुंझुनू में, डाबला, रामपुरा, नीम का थाना, इनमें लोहा मिलता है। नीम का थाना आपके डाबला में है। नीम का थाना आपके डाबला में। लोहे का प्रश्न जनरली पूछा जाता है, ठीक है? तो डाबला सिंगाड़ा साथ में याद किया करते थे, पर अब डाबला नीम का थाना याद करना आपको, जो एरिया माइनिंग का है महेश, जो एरिया माइनिंग का है। तो डाबला नीम का थाना में, सिंगाड़ा आपके जो है वो कहां पे? झुंझुनू के अंदर, बागोली क्षेत्र आपके वहां पर है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, और उसके साथ साथ रामपुरा याद करो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये मेन है जो मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं। देखो ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, सारे याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जो समय अगर करंट में होगा तो याद कर ही लेंगे, लेकिन जो मेन है वो याद करने की कोशिश करें। और आपको मोरिजा बानोला, तातेरी बागावास, उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को नीमला रायसेला, दौसा का, झुंझुनू का सिंगाड़ा क्षेत्र, नीम का थाना का डाबला और रामपुरा। डाबला रामपुरा, डाबला रामपुरा। अब सर चेंज वाला क्वेश्चन है, यही पढ़ेंगे अपन, तो अब इसके अनुसार ही पढ़ेंगे अब, क्योंकि आपके खनिज विभाग की खुद की जो है ना एक पूरी पीडीएफ आती है, उसके अनुसार ही पढ़ रहे हैं। हाँ, खनिज विभाग की पूरी पीडीएफ आती है, उसके अनुसार ही पढ़ रहे हैं हम। खनिज विभाग की पूरी पीडीएफ आती है, उसके अनुसार ही हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। तो ये पहले उत्तर वाले जो आपके जो है उनको जरूर याद रख लो, और एक बार मेरे साथ साथ जो है ना मैप ज्योग्राफी पढ़ो। मैप जो है वो ढंग से पढ़ लेना,
ज्योग्राफी पढ़ो ना तो मैप ढंग से पढ़ लेना कि भाई आपका जो एरिया जो है वो झुंझुनू, तो झुंझुनू में कौन सा दोस्तों आपका सिंघाड़ा, कौन सा सिंघाड़ा। और इधर फिर नीम का थाना में आओ तो आपका जो क्या लिखना, डाबला और रामपुरा, डाबला और रामपुरा, डाबला और रामपुरा। और जब जो है वो दोस्तों जयपुर में आओ तो मोरिजा बानोला, तातेरी बागावास, और दौसा में नीमला रायसेला, दौसा में नीमला रायसेला। किस किस को लगता है कि अब हमें हमारे रथ को ज्योग्राफी की तरफ मोड़ ही देना चाहिए। अगली बार जब आप मुझे पढ़ेंगे ना, अभी मेरे पास पहले से बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मेंस वालों का है, इधर से पार्ट बी चल रहा है, तो बहुत ज्यादा वर्कलोड है। लेकिन अब मेरे को ऑलमोस्ट पूरी टीम ने भी बोल दिया है कि सर अब रथ मोड़ ही दो, 4 टॉपिकों के लिए क्यों छोड़ो। तो मेरे को भी लगता है कि मैं अब रथ मोड़ ही दूं तो ज़्यादा बेटर रहे। लेकिन पहले एक बार इस वैकेंसी तो नहीं, अगली वैकेंसी की, अगली वैकेंसी में नहीं मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में। हाँ, ज्योग्राफी के जब आप 8 टॉपिक पढ़ाई दिए तब 4 को क्या ही छोड़ना। तुम्हें भी लगता है ऐसा? क्योंकि जब इको ज्योग्राफी हो गए तो 4 ही तो टॉपिक हो रहा है, और पढ़ा दें और क्या। हाँ, पर अब इंडियन इको इंडियन पॉलिटी करेंगे अगले साल। कभी अगर टाइम मिला तो एक बार पूरी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, अभी तो 8 ही टॉपिक ठीक है। चले, ओके, आ जाओ, ध्यान दो अब आपके यहाँ पे, तो ये याद रह जाएगा तुम लोगों को। आगे चले, मिट्टी वाला टॉपिक करवा दो, आप डट जाओ, आप इधर देखो। अब उसके अलावा बूंदी, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के अंदर भी कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा जनरली पूछा जाता है वो मैं याद करवाता हूं दोनों। बूंदी के अंदर लोहारपुरा तो लोहे के लिए याद रह जाएगा, इंद्रगढ़ याद रख लेना, बांध में भी याद आया था इंद्रगढ़, ठीक है। और जब आप यहां पर भीलवाड़ा में पढ़ो तो भीलवाड़ा में पुर में तो पहला लगा ही था, पुर के अंदर तो क्या लगा था, फर्स्ट परिष्करण संयंत्र लगा था, ठीक है। उसके अलावा जाजपुर वाला क्षेत्र है ना, उसमें भी लोहा मिलता है। भीलवाड़ा मिनरल्स में तो एकदम रिच है। जाजपुर, बनेड़ा, बनेड़ा तो अब शाहपुरा में गया, लेकिन जाजपुर और पुर तो याद रख लेना, जाजपुर और पुर तो याद रख लेना। जाजपुर भीलवाड़ा में है, बनेड़ा पहले भीलवाड़ा में थे, अब शाहपुरा में गया, पर जाजपुर और पुर तो याद रख लेना, बिगोद भी करो तो ठीक है। हाँ, डूंगरपुर के अंदर जो है वो खाचरिया और लोहारिया है सबसे ज्यादा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो उदयपुर में नाथरा की पाल, उदयपुर में नाथरा की पाल और थूरहुंडेर, नाथरा की पाल और थूर, नाथरा की पाल और थूरहुंडेर। बिगोद आपका गांव है, पूर्व बनेड़ा जाजपुर, पूर्व बनेड़ा जाजपुर। यहाँ तो देखो सैका गांव तो क्या याद करी सी, बिजासन माता, इंद्रगढ़, बूंदी, बहुत बढ़िया, गजब, तुम्हें तो सब कुछ याद है। अब आपको मैं फिर हाईलाइट करवाता हूँ जो काम काम के हैं। उदयपुर वाला याद करो, नाथरा की पाल थूरहुंडेर, नाथरा की पाल थूरहुंडेर, नाथरा की पाल थूरहुंडेर, ठीक है। ये इतने आप लोगों को याद होने चाहिए। क्या सर अब सब याद कैसे होंगे? कुछ नहीं, मैप लेना है और आप लोगों को मैप भरना है, मैप लेना और याद करना है कि सर ने कहा था कि जो आपका लो अयस्क होता है या तो आपको इस एरिया में दक्षिण पूर्व में मिलेगा या उत्तर पूर्व में मिलेगा। तो यहां से चालू करना सिंगाड़ा, और सिंगाड़ा के बाद में दोस्तों लिखना आपका डाबला रामपुरा, क्या लिखना, नीम का तना वाला डाबला रामपुरा, और मोरिजा बानोला और तातेरी बागावास, और दौसा के अंदर लिख देना अपने नीमला रायसेला। हाँ, नाथरा की, हाँ, जो आपका जो पोर्शन है थूरहुंडेर और नाथरा की पाल, तो उदयपुर के अंदर जो है वो दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है, उदयपुर में याद रखना आपको नाथरा की पाल, नाथरा की पाल और थूरहुंडेर, नाथरा की पाल और थूरहुंडेर। कोई ट्रिक नहीं है, खुद ही याद करना पड़ेगा। थूरहुंडेर, भीलवाड़ा में पुर, जाजपुर, बनेड़ा, बिगोद, जाजपुर, बनेड़ा, बिगोद, बनेड़ा, बिगोद, और लास्ट में आपका बूंदी जो है वो गुरुजी इंद्रगढ़। और छोड़ो, 4 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप काम बैठ जाएगा। 4 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप काम बैठ जाएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उन पे और ध्यान दो। जनरली आप लोगों से ये पूछा गया है, अब आप आरपीएससी के अनुसार चलो
तो दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस किस का पूछा हुआ है? आरपीएससी ने पूछा हुआ है एक बार प्रश्न मोरिजा बानोला का, एक बार प्रश्न नीमला राय से लगा, एक बार प्रश्न आपका जो है वो नाथ रायकीपाल और थूरुंडेर का। आरपीएससी ने इतने पूछे हुए, आरपीएससी ने इतने पूछे हुए, वो भी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऐसे कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हुए, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए भाई, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आरपीएससी ने इतना ही पूछा हुआ है, आरपीएससी ने इतना ही पूछा हुआ है। नाथ रायकीपाल थूरुंडेर वाला पूछा हुआ है, या मोरिजा बानोला और तातेरी बागावास वाला, यह दोस्तों आपका नीमला रायसेला। लेकिन आपको अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लिख दूंगा। यहाँ पे सिंगाड़ा जो है वो झुंझुनू में है, डाबला और रामपुरा जो है वो नीमका थाना में है, और जो है वो मोरिजा बानोला और जो है वो आपका तातेरी बागावास जयपुर के अंदर है, नीमला रायसेला जो है वो आपके यहाँ दौसा के अंदर है, और इंदरगढ़ जो है वो दोस्तों आपके बूंदी में है। हाँ, पुर हो चाहे जाजपुर हो चाहे बिगोद, हाँ बनेड़ा हो चाहे दिगोद हो, ये बिगोद हो, ये जो है वो एरिया आपका जो है वो भीलवाड़ा में है। और नाथरा की पाल और दोस्तों थूरुंडेर, ये आप लोगों को उदयपुर याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। आप लिख दो कि वो ठीक है। क्वेश्चन आपके इन्हीं में से ही आएंगे ज्यादातर। 1% की गारंटी लोह अयस्क या तांबा या आपका जो सीसा जस्ता, 1% इनमें से आ जाएंगे। आज वाली क्लास जो है ना उससे जनरली 1% आ जाएगा आपको। 1% फिर बाद में उधर से आता है, कभी कोयले से, कभी पेट्रोलियम से, कभी बायोगैस से, कभी कोई छोटा मोटा जिप्सम से, रॉक फास्फेट से, अबरक से, उससे आता है। सर शॉर्ट नोट्स बनाने दे, 4 आंख देखे को नहीं, अब तो शॉर्ट पढ़े भी कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ाओगे, कहीं बात करो को थोड़ा बहुत आंख देख लियो, फिर बाद में मैं एक जगह करवा देशू। एक जगह फिर करवा दूंगा मैं, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। पहले मुझे बताओ लो एश के अंदर जो कौन कौन कंफर्ट है, कि हाँ भाई ये सर पढ़ तो लेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, तभी ये क्लास 3 दिन चलेगी। 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने से अब रकमाई का सब पढ़ेंगे। अगर 2 प्रश्न सही होते हैं तो फिर और क्या चाहिए कोई भाई को। इसलिए ये तो नहीं लग रहा टॉपिक पूरा हो गया, 4-5 घंटे पढ़ो। क्लास में याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब परसों खनिज का टॉपिक पूरा होगा ना, तुम मतलब ऐसे तुम्हें लगेगा गढ़ जीत लिया तुमने, ठीक है। तो इसको तो छोड़ो, अब आगे वाले खनिज की तरफ चले। लोहे को छोड़ो, आगे आगे वाले खनिज की तरफ चलते हैं, तांबे की तरफ चलते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? तांबे की तरफ। पहले तो तांबू फोटो देखो थे, ऐसा होता है तांबा। तुम्हारे कॉपर के वायर देखे में ये होता है। पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है वो दोस्तों तांबे की आपूर्ति आपके खेतड़ी से होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी तांबा जो जाता था वो तांबा खेतड़ी के तांबे से प्योर मैच करता है। तांबा जो मिलता है आपके सिंधु घाटी सभ्यता में वो प्योर मैच करता है दोस्तों आपके यहाँ। अगर हम तांबे के बारे में देखें तो दोस्तों आप लोग याद रखें, भंडारण में हम लोग जो है वो दोस्तों क्या है, 1 नंबर पे है। भंडारण में हम प्रथम स्थान पे हैं, लगभग 54% हमारे यही है। लेकिन दोस्तों उत्पादन में हम सेकंड स्थान पर हैं, क्योंकि एमपी 1 नंबर पर है, क्योंकि एमपी 1 नंबर पर है, क्योंकि एमपी आपका जो 1 नंबर पर है। दोनों को अलग अलग रखो, हाँ दोनों को अलग अलग रखो। भंडारण स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार देखें तो लगभग 813 मिलियन टन अपने आप भंडारण है। बहुत है भाई साहब, कॉपर घना ही है अपने यहाँ पे। हाँ, और लगभग जो है 54% जो है वो अपन लोग जो है वो स्टोरेज अपने पास हम 1 नंबर पर हैं। लेकिन आज भी प्रोडक्शन के अंदर एमपी 1 नंबर पर, हम सेकंड नंबर पर है, 42% उत्पादन करते हैं। एकदम लेटेस्ट डाटा है ये, एकदम लेटेस्ट डाटा है। विद्युत के तार बनाने में, बर्तन बनाने में कॉपर बहुत बढ़िया। हाँ, कॉपर बहुत बढ़िया धातु है लेकिन जो है वो कौन कौन ऐसे हैं जिनके घर पे जो ना तांबे का मतलब है, मग तो पक्का ही पड़ा होगा, जग तो पक्का ही पड़ा होगा, लेकिन पीते नहीं है पानी। कहने में, ज्ञान देने में बढ़िया लगता है, लेकिन पीने में जोर आता है, लगता है ना। तो मेरे को भी जब भी मतलब ऐसे लगता है तो मैं तांबे के गिलास, तांबे के जग, तांबे की टोकनी कहीं भी गया होता हूँ तो पक्का उठा के लाता हूँ। पीने में बहुत जोर आता है। अब भरे कौन तो भाई, पीना तो आजकल जो आदत खराब पड़ी है ना, वो खराब आदत ऐसी पड़ रखी है कि बस सीधा आरओ में से लगाओ गिलास और पी लो। अब मतलब वो टाइम ही नहीं रहा, या कोई पानी की बोतल फ्रिज में रखी हुई है तो पी लो। हाँ, तो उपयोग करो तुम लोग,
ऐसे क्या, मानव द्वारा उपयोग में ली गई प्रथम धातु। ठीक है, अब इधर आओ आप तांबे के बारे में पढ़ो कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी तांबा हमारी खेतड़ी से जाता था। और दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि तांबा भंडारण में हम 54% के साथ 1 नंबर पर है, 42 के साथ उत्पादन में हम 2 नंबर पर हैं। कोई ये मत कह गुरु जी पुराने जिला अनुसार पढ़ाओ, मैं अपडेट ही पढ़ाऊंगा पूरा। अब तांबा के जो प्रमुख जो है उनमें से पहले ये जिले याद करो, फिर आगे बात करेंगे। आगे वाले और जिले भी गणे हैं, काम की चीज तुम्हें याद करनी है और मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे झुंझुनू के अंदर आप अगर तांबा उत्पादक क्षेत्र देखेंगे तो बहुत सारे हैं। आप झुंझुनू में तांबा उत्पादक क्षेत्र देखेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे पॉपुलर है चांदमारी। ऐसे बनवासा भी है, टूंडा भी है, करमारी भी है, चांदमारी करमारी है ना, बनवास भी है, अकावली है, बरखेड़ा है, सतकुई है, सुरहरी है, कौन पार कौन पड़े, कोई मतलब कौन। ठीक है, जो खेतड़ी जो है ना वो नीम का थाना में आता है। खेतड़ी किस में आता है भैया, आपके नीम का थाना में आता है। तो खेतड़ी जो है वो दोस्तों जो है वो नीम का थाना में आता है। कोलिहान जो है वो नीम का थाना में आता है। मदान कुदान जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर है नीम का थाना में आता है। तो ये जो पहले आपके जो आते थे पूरे के पूरे झुंझुनू में, ये इस साइड आ गए हैं भाई। तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, कैसे काम चलेगा। अब जो पूरा का पूरा पोर्शन था आपके झुंझुनू का, ये झुंझुनू जिले का ये जो पोर्शन जो था आपका पूरा का पूरा, इस पोर्शन में प्रॉपर कॉपर मिलता था। और ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका किस में आ गया, नीम का थाना में आ गया। पोर्शन किस में आ गया, नीम का थाना। नीम का थाना आज के टाइम में मिनरल्स के अंदर सारे जिलों को पीछे छोड़ देगा, ऐसे मान लो आप। और कम से कम उत्तर में तो आप ये मान लो है ही। ठीक है, तो अब यहां सारे याद नहीं कर सकते तुम लोग कि मैं तुम्हें ऐसे बोलो बनावास भी याद कर लो, टुंडा भी कर लो, हाँ दौड़ामाड़ा भी कर लो, अकावली भी कर लो, बरखेड़ा भी कर लो, सतकुई भी कर लो, सुरहरी भी कर लो। ना भैया, अपन ने तो तांबो काटन जानो ना तांबो बेचन जानो, काम की चीज। चांदमारी एक झुंझुनू में बचा है, खेतड़ी, कोलिहान, मदान कुदान ये तीनों जो है वो नीम का थाना में आ गए। चूरू के बिदासर से तांबा निकाला नहीं जाता, लेकिन दोस्तों जो है वो याद रखें आपके यहाँ पे, हाँ चूरू के बिदासर में तांबा निकाला नहीं जाता है, लेकिन खोज हुई है जी। क्या हुई है, खोज हुई है कि तांबा यहाँ पे भी है, हमारे सुजानगढ़ के अंदर ही है। ये आपका जो है चूरू, और चूरू के जो है वो दोस्तों जो ये जो एरिया है आप लोगों का, यहाँ पर जो है वो आपका बिदासर, और बिदासर के अंदर जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखें। हाँ अभी बताए, ये होता तो मैं बता देता ना तुम्हें, अगर तांबा निकलता तो हमारे तो बिदासर के पास ही खेत है, तो अगर तांबा निकलता तो पक्को मालडा खेत में जरूर निकलता। तो बिदासर से जो है वो आपके ये मान लो कि 8 किलोमीटर दूरी है हमारे खेत। गिंटाल गांव है, तो गिंटाल गांव के पास ही है। रेजिडेंस हमारा सुजानगढ़ है, लेकिन खेत हमारा उधर ही है। तो पत्थर तो निकलते हैं, ग्रेनाइट निकलता है, लेकिन अपनी किस्मत तुम्हें पता है हमेशा से ही खराब है। ठीक है, तो हमारे जो खेत है ना, तुम्हें बता ही दूं, तुम्हें कहानी पूरी सुननी है तो ये आपका जो है सुजानगढ़, और ये आपका बिदासर, और बिदासर से 8 किलोमीटर दूरी जो है ना हमारा खेत है भाई, गिंटाल नाम का एक गाँव है, वहां पे हमारा खेत है। तो हमारे खेत में आज से 10 साल पहले हमारे खेत से ऑलमोस्ट 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर जो है ना ग्रेनाइट निकला। ग्रेनाइट, अरे हंसो मत, सच्ची बात बताऊं, हाँ मैं जब का दो इंजीनियरिंग में हो 8-10 साल पहले मैं तन बात बताऊं, 14 सालों की बात, तो 12-13 की बात बताऊं, दुख बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। तो क्या निकला, ग्रेनाइट निकला। और ग्रेनाइट निकला तो बाकायदा बड़ी बड़ी गाड़ियां, चाइना की कंपनियां, ऑडी, मर्सिडीज, लोग गाड़ी ले मतलब गाँव में आए। तो मैं इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत पढ़ता तो मैं रुक गया, मैं यार आप ना ग्रेनाइट निकले, अपन पढ़ के करना है। ठीक है, और हमारे खेत से लगभग 1 किलोमीटर दूर, जो मेरे पापा को नानेरो है बेटे गिंटाल में, तो बस नानेरा पक्षड़ा है ना, बाका करना तो एक माइनिंग स्टार्ट होगी, और माइनिंग स्टार्ट होके वहां पे जो है वो ग्रेनाइट निकला भाई साहब। और वो ग्रेनाइट जो है वो थोड़ा बहुत निकलता ही जो है ना सीधा का सीधा जो है वो चीन जो है वो एक्सपोर्ट हुआ। वो टाइम है 2013 के आसपास का। ठीक है, मैं एक बार सोचो कि खेत बाशिया मैं हर बार बांटे कौन दिया, एक बार आपा भी खेत में बाई करवाशिया, तो मैं उधर गया भी खेत में बाई करवाने के लिए, बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में था ही मैं, ऐसी इंजीनियरिंग करता आदमी और क्या करे, खेती कर लेंगे।
तो मैं सोचो बांटो कौन करो, एक बार गुवार का भाव बढ़िया हो रहे, 13-14 तंजा ना गुवार का भाव बढ़िया होया। मैं अब आपा भी गुवार बासिया और तो क्या करा, बेला बैठे इंजीनियरिंग में जाया से 15-20 दिन काम करे जा। तो मैं जाके खेत में जो ना गुवार बोआ के आया भाई साहब, है ना। उस समय भाव बहुत तगड़े गए थे 13-14 के आसपास से। तो अपन ने खेत में गुआर बोया, तो मैं तो उस समय वहां पे हाँ 30,000 के भाव गए थे। उसी समय लालच आया था मेरे मन में, तो वहां गया। तो मैं वहां पे जो है वो पापा के जो ननियाल पक्ष वाले थे, वहां पे मैं जाके चाय वाय पी के आया। तो उनके जो है ना बढ़िया तरीके से पास वाले खेत में माइनिंग चल रही, ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट, बाटो जटा हुआ, जटा पानी जरूर हुआ। तो उनके तो ग्रेनाइट चले, और ग्रेनाइट के पास में जो है वो बोर किया हुआ पानी उनके खेत में है। वो आप केवल 1 किलोमीटर दूर है। अति किस्मत खराब थोड़ी है कि 1 किलोमीटर में बाटो खत्म हो जी। तो मेरे को थोड़ा बहुत पड़ता, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब ग्रेनाइट जमीन में निकल रहा है, जिस जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं कहा अब आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रेनाइट निकलेगा बढ़िया भाई साहब। सुबह शाम ग्रेनाइट के ट्रक जाएंगे, अपने को एक मुनीम रखना है, बैठ रहे हैं बस, केवल अब जीवन में गिनना है, गिनती अपने को आती है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इतना मतलब इंजीनियरिंग आदमी और क्या ही सोचता है। फिर बाद में वहां पे पता चला 5-7 महीने बाद में कि कोई थोड़ी ऊपर ऊपर 2-4 ले रही थी ग्रेनाइट की। तो वो चाइना वाले जब आए तो उन्होंने 2-4 लाइन ऊपर वाली ग्रेनाइट की जो निकाल ली। उसके बाद में नीचे कुछ ही नहीं, उसके बाद में नीचे कुछ ही नहीं। तो इसके बाद में मेरे जो है ना सपने चकनाचूर हो गए, और उसके बाद में वहां पे कोई ग्रेनाइट नहीं मिला। और मैं वापस से जाके, मेरे बैक वैक लगी थी इंजीनियरिंग पे, मैंने ध्यान दिया, बैक वैक निकाली, इंजीनियरिंग मैंने पूरी की। उसके बाद में मैंने जो है वो तैयारी स्टार्ट की। फिर पटवारी पे फोकस किया, ग्राम सेवक पे फोकस किया, पीएसआई पे फोकस किया, आरएस के ऊपर फोकस किया। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। ये पूरी कहानी थी। तो विद्यासर के अंदर कोई तांबा नहीं निकलता है, केवल रिसर्च की बात है कि विद्यासर में तांबा निकल सकता है, संभावना है। क्या है? संभावना है। अब आगे चले, चलो ठीक है, तुम घने हंस लिए। अब बात करते हैं अलवर के अंदर। अलवर के अंदर जो जगह है वो याद रखना, एक तो खोदरीबा, थानागाजी, भगत का बास, मूडियाबास। कुशलगढ़ याद करो, ठीक है। भगत का हाँ, अलका आगे, अलका को पता नहीं है कि मैं अमीर होते होते बच गया था उसमें। अलका को क्या पता अगर हमारे ग्रेनाइट नहीं जुड़ जाता तो फिर बाद में क्यों जयपुर आते, है ना। तो जो खोदरीबा, थानागाजी, भगत का बास, मूडियाबास, खोदरीबा, थानागाजी और भगत का बास और मूडियाबास, ये 4 आपको चूरू याद ना भी करो तो भी कोई बात नहीं है। चांदमारी और करमारी झुंझुनू में, नीमका थाना में खेतड़ी वाला एरिया, कोलिहान, मदान कुदान, ये नीमका थाना में, चूरू का बिदासर, अलवर का खोदरीबा, थानागाजी, भगत का बास, मूडियाबास। भगत का बास, मूडियाबास जनरली मतलब गांव का नाम ही होता है। जैसे तुम्हारे साइड कुशलगढ़ या सुजानगढ़, तो वैसे ही भगत का बास, मूडियाबास। हाँ, तो ये आपको याद रखो। उसके अलावा आप मिलने को अजमेर में भी बता रहे हैं, मिलने को भीलवाड़ा के अंदर भी, आपके बनेड़ा में मिलता है। अब जहाँ थोड़ा बहुत लोहा मिलता है वहाँ टंगस, ये भी आपका तांबा भी मिल जाता होगा। हाँ, पूर्व में मिलता है, देवपुरा में मिलता है, देवतड़ाई में मिलता है। ठीक है, ये सारे आप लोग इतने ज्यादा देख लेना, अगर टाइम हो तो तुम लोग देख लेना, भले मैं मना नहीं करूँ, ठीक है, याद रख लेना। ओके, आगे बात करते हैं और काम के कौन कौन से। डूंगरपुर में पादरपाल याद होना चाहिए आपको, जहां पे कॉपर मिलता है, इसको याद रख लेना। और बसंतगढ़ जो है वो दोस्तों आपके कहां पे, सिरोही में बसंतगढ़ है। अंजनी उदयपुर में है, ये आप लोगों को जो है वो याद रखना चाहिए। उसके अलावा बस बहुत है। और आप तांबा के कॉपर की जितने याद करो ऐसे। अब हम तो जो आपकी जो खनिज की जो नई खनिज के विभाग ने जो जारी किया ना, उसके आधार पे मैंने आपको ये सारे बताए। तो आप याद करना चाह रहे हैं तो सारे याद कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूं आपको। याद करना चाहें तो जैसे अब अलग अलग, हाँ ये अलग अलग है ना। जैसे पहले अजमेर में हनोतिया ब्यावर में पड़ता है, सावर जो है वो केकड़ी वाले क्षेत्र के अंदर जो मिनरल्स अच्छे हैं। मनोरपुरा और जो है वो फारकियारी अजमेर में, ये भीलवाड़ा में, पुर, देवपुरा, देवपुरा और देवतड़ाई के अंदर जो है मिलते हैं। अलग अलग है, लेकिन हमने इसको अजमेर में दिखा के ब्यावर कोष्टक में दे दिया ताकि आप समझ जाओ। तो सर इतने सारे याद तो नहीं रहेंगे, मेरे को भी पता है। इतने सारे याद रहते तो बात ही क्या थी। इतने सारे याद तो नहीं रहेंगे, इतने सारे तो मरे ही याद नहीं हो रहे। मेरे को याद नहीं है, तुम्हें कहां से रहेंगे। सही सी बात बता देता हूँ। तो फिर तुम्हें याद कौन कौन से करना है, तुम्हें याद कौन कौन से करने हैं। तो कॉपर में आप जो है वो याद जो जो करने हैं ना, उनको याद करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को यहां से चलना है
और सबसे पहले चांदमारी और करमारी, चांदमारी और करमारी, ये दो तो याद रख लो थे, झुंझुनू, चांदमारी और करमारी, झुंझुनू का चांदमारी और करमारी, ये तो तुम कभी नहीं भूलो। फिर नीम का थाना के अंदर आपके यहां पर जो है वो दोस्तों जो खेतड़ी, कोलिहान, दो महत्वपूर्ण को सर ये भी नहीं भूले, नीम का थाना भी। और एक अब चूरू का विद्या सर तो तुम कभी नहीं भूलोगे, 8 मिनट में तुम्हें जो है वो कहानी सुनाई है मैंने, तो विद्या सर तो पक्का याद रहेगा तुम्हें, विद्या सर तो तुम्हें पक्का याद रहेगा। तो खेतड़ी जो है विद्या सर तो जरूर याद रहेगा। उसके बाद में जब आप आगे आएंगे तो अलवर में खो दरीबा और जो थाना गाजी, भगत का बास और मूडिया का बास, ये अलवर में याद रखना है। कहो सर ये भी याद रख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, नहीं है समस्या, श्योर। उसके बाद में दोस्तों तो खेतड़ी में मतलब जो मेन जो आपकी जहां पे खान है ना वो डाटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो आपके जिलों का पुनर्गठन हुआ है तो थान लागे कि अठे ही है। हाँ यहाँ तो उदयपुर वाटी जो है वो अठे और गुड्डा की कमान है, वो भी बताओ, एक नीम का थाना और उसी के पास जो गुड्डा आपका झुंझुनू में, ठीक है। तो पुनर्गठन के साथ साथ थोड़ा ध्यान दो इधर। अब देवपुरा और देवतड़ा ही पूछ ले अगला, देवपुरा और देवतड़ाई, तो देवपुरा और देवतड़ाई आपने भीलवाड़ा में, कहाँ है गुरु जी, यहाँ पक्की भीलवाड़ा में, देवपुरा और देवतड़ाई कहाँ पे, भीलवाड़ा में। पादरपाल जो है वो दोस्तों आपको याद होना चाहिए। तो उदयपुर में अंजनी, सिरोही में बसंतगढ़, हाँ, और दोस्तों आप लोगों का जो है वो डूंगरपुर में पादरपाल, बस इतना तो याद करना ही पड़ता, कोई इलाज करो, इतने तो याद किए जा सकते, किए जा सकते हैं, देखो सब ने किए हैं। अब उदयपुर में अकोलार, शावर केकड़ी, हाँ आज ही बार रेवत की पहाड़ी भी आज डेगा ने डट जा, तू टंगस्टन ले आऊंगा मिनट में, ये दो तो याद हो रहे को नहीं, इतने तो याद कर सकते हो। तो तुम्हें अगला फिर कोई जो है ना वो कॉपर के तुम्हें तार तो बनाने नहीं है, माइनिंग डिपार्टमेंट का तुम्हारा पेपर है नहीं, माइनिंग का तो पेपर है नहीं, अपने को माइनिंग डिपार्टमेंट में लगना नहीं है। तो इससे ज़्यादा डिटेल में अगला नहीं जाएगा, जनरली मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप 75% रेंज में ना तो भी हो जाता है, 75% रेंज में तो भी हो जाते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग जो है वो लोहा और तांबा ही सबसे मतलब तीन ही सबसे खतरनाक चीज है। एक तो आपका लोहा, यहां से पक्का प्रश्न, या फिर दोस्तों आपका तांबा, या फिर शीशा जस्ता, या फिर शीशा जस्ता, ये याद तो काम खत्म। और तो याद कर ले, इनको एटलीस्ट याद करो कि भी लोहा के अंदर हम लोगों ने क्या याद किया था, सिंगाना तो झुंझुनू में था गुरुजी, और डाबला और रामपुरा जो है वो आपके नीम का थाना में था, मोरिजा बानोला और जो तातेरी बागावास जयपुर में था, और नीमला रायसेला जो है वो गुरुजी मेरे को याद आ रहा है दौसा में था। उसके अलावा इंदरगढ़ जो है वो बूंदी में था, और उसके बाद में जो है वो पुर, जाजपुर, बनेड़ा बिगोद, बनेड़ा बिगोद ये भीलवाड़ा में था, नातरा की पाल थूर उंडेर ये उदयपुर में था। को हो गुरुजी वो तो पक्को याद है। और इधर जब तांबे में चले तो आपके चांदमारी और करमारी ये झुंझुनू में, कोलिहान और खेतड़ी नीमका थाना में, बिदासर चूरू के अंदर, हाँ अब देवपुरा और देवतड़ाई भीलवाड़ा के अंदर, और बसंतगढ़ जो है वो दोस्तों सिरोही में, और अंजनी जो है वो उदयपुर में, और जो है वो दोस्तों पादरपाल डूंगरपुर में। याद तो करने पड़े, कोई इलाज नहीं, इतना तो याद करना ही पड़ेगा, इतना तो याद करना ही पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। पूरन, हाँ सुजानगढ़ से दिनेश भाई में
मैं क्यों लिखूं, पूरा नाम है, लिखे हुए तो हैं पीडीएफ में। हम्म। थैंक यू नरेंद्र जी। इतना मामला अंडर कंट्रोल है। सर रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताओ इतनी क्लास के साथ। हम्म। अलवर वाले याद ही है, थाना गाजी, खोद दरीबा, भगत का बास, मूडिया बास। सर इस बार तांबा जरूर निकलेगा आपके खेत में। इस भाई के नंबर नोट करो, टेक्निकल टीम वाले रिकॉर्डेड क्लास में देख के, तांबा निकलेगा तो इसको जरूर कोई छोटी मोटी चीज गिफ्ट करेंगे। ठीक है। बी सिंह जी अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख दो। अगर आपकी बात सच हुई ना, तो अपने पास खोने के लिए क्या है, पाने को तांबा है। तो अगर तांबा निकल तो गया ना, तो फिर आपके पास ही आएगा मेरा पहला फोन। ठीक है, तो लो यार तांबा। ठीक है, इतना याद कर लोगे बस। ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो है वो ये याद करना पड़ेगा, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे ज़्यादा मजे और किसी टॉपिक में है ही नहीं। खनिज भी अगर इंटरेस्टिंग हो सकता है ना, तो फिर दुनिया में खराब टॉपिक तो कोई है ही नहीं। अगर खनिज में भी अगर तुम्हारा मन लग सकता है ना, तो तुमसे ज़्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट कोई नहीं है। 81 प्रकार के खनिज हैं, 58 निकालते हैं। 3.21, 3.38 योगदान है। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट में एकमात्र उत्पादक है। और चांदी, कैल्साइट और जिप्सम में संपूर्ण उत्पादक है। विविधता, अलो और अप्रदान के अंदर 1 नंबर पर है, भंडारण में 2 नंबर पर है, आय उत्पादन में 3 नंबर पर है, लोह खनिज में 4 नंबर पर है। प्रदान के लिए रूल केंद्र बनाता है, अप्रदान के लिए राज्य बनाता है। नियम हमारा 2017 में बनाया हुआ है। राजस्थान अजायब घर और संग्रहालय, अरावली भंडार घर है। मौज करो। ठीक है, इससे आगे बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। ज्यादा बाद में खनिज उगचू कर देता है मामला, बाद में जो है वो उगचू कर देता है मामला। गुड नाइट। इसकी पीडीएफ आपको कल देंगे, अभी तो आज तो इतना सही पढ़ाया मैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना इसमें। कल भी क्लास लगेगी, परसों भी लगेगी, तब जाके पूरा होगा। खनिज के टॉपिक में 4 दिन लगते हैं, जल्दी मत करना। 4 साढ़े 4 घंटे पढ़ लो, फिर बाद में रिवीजन करोगे तो ये कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। और अपने साथ वालों को बता दिया करो बूस्टर के बारे में। बूस्टर वॉच और क्रैश कोर्स आ रखा है तुम लोगों के लिए, तो थोड़ा बहुत अपने साथ वालों के लिए बता दिया करो। और ईयूआरओ वाले तो एटलीस्ट अपने साथ वालों को बताओ, इतनी लाइव क्लास चल रही है। फर्स्ट ग्रेड वाले तो एटलीस्ट अपने साथ वालों को बताओ कि भाई पहली बार आया है कोर्स, लेकिन बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। तो तुम लोग ही बताओगे, और तो कौन बताएगा भाई। नाम अखबार में ऐड देते कोई बहुत बड़ा, ऐड नहीं दिया हमने कभी ना, हमारे को आपको बैनर मिलेंगे, तो आप ही बताओगे, और कौन बताएगा। और जनवरी में फाउंडेशन बैच आ रहा है। अपने आसपास के जो भी स्टूडेंट आरएस के लिए तैयारी अगली भर्ती के लिए करना चाहते हैं, उन्हें आप जनवरी फर्स्ट वीक में जो है वो ज़रूर ज्वाइन करवाएं। आपके छोटे भाई बहन जो अगली वैकेंसी को टारगेट करना चाहते हैं, वो ज़रूर पधारें। उनके लिए एक स्पेशल बैच जनवरी फर्स्ट से लाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, राम राम। 15 दिसंबर की टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल किया विशाल, एकदम ही बोली बात कर दी। फुल लेंथ टेस्ट है, हर संडे को होंगे, 60 टेस्ट हो जाएंगे। थोड़ा बहुत तो भाई रीजनिंग विजनिंग सेट किया अगर, थोड़े बहुत तो मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा, हर इसका पेपर दे रहे हो। मतलब इतना तो दिमाग में होना चाहिए ना कि भाई 15 तारीख से टेस्ट सीरीज आ रही है, 7 टेस्ट हैं, फुल टेस्ट तो संडे को ही होंगे, और कब होंगे। 7 संडे बचे हैं तुम्हारे पास। पॉलिटी इकोनॉमी टाइमिंग कल डिसाइड करेंगे। थैंक यू।